नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। साथियों, सबसे पहले आपको दीपावली की बेहद बेहद शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। और इसी कामना की पूर्ति के लिए हम आपके सामने इन प्रोग्राम्स को लेकर के आते हैं, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन में मदद पहुंचा सके और आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपने जीवन में और ज्यादा खुशियों को शामिल कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हसदेव जंगल विवाद से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव जंगल विवाद में ये चीज शामिल है कि यहाँ पर कोल माइनिंग के कारण बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई है, जिसका विरोध यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया गया, जिसमें हमें कुछ हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली है। तो इस पूरे विवाद को आज समझने की कोशिश करेंगे इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, उसके बाद हसदेव जंगल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। फिर देखेंगे कि ये जंगल खनन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, खनन का विरोध ग्रामीणों के द्वारा क्यों किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी जनजातियां शामिल हैं। खनन की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़ करके आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था जैसे खंड से ये खनन के कारण जुड़ जाएगा और साथ ही पर्यावरण से तो इसका संबंध बैठता ही है। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर अपने हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं पर प्रारंभ हो चुके हैं, कई शाखाओं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे दिल्ली स्थित करोलबाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इसी प्रकार से इंदौर शाखा में 11 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। अगर आप इन शाखाओं के पास स्थित हैं तो इनमें एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। साथ ही आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल है उसमें कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई पुनः शुरू होने पर वहां स्थित ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया, उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई है। इस संघर्ष में वन अधिकारियों को सुरक्षा देने वाले 2 पुलिसकर्मियों को तीरों से चोट आए हैं। तीरों से चोट आने के अलावा सरगुजा पुलिस ने इस पूरी घटना में 10 आदिवासियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया है। तो ये सामान्य जानकारी है। तो ये विवाद क्यों उभरा, इसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हसदेव जंगल के बारे में सामान्य स्थितियों को जानने की कोशिश करना। हसदेव जंगल की स्थिति छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पड़ती है और ये छत्तीसगढ़ के लगभग 3 जिलों को कवर करता है, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर। तो छत्तीसगढ़ की इस पूरे हसदेव जंगल में एक महत्वपूर्ण कोल फील्ड जो है वो हसदेव अरण्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवस्थिति यहाँ पर आपको दिखाई गई है और हसदेव जंगल इस पूरे क्षेत्र में पड़ता है। इसके महत्व के कारण छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल के महत्व के कारण इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े लंग के रूप में भी परिभाषित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के दृष्टिकोण से, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अखंड वन है, यानी किसी प्रकार से उसमें खंडन देखने को नहीं मिलेगा, विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। साल और सागौन के स्वच्छ जंगल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसके कोलफील्ड क्षेत्र की बात करें तो हसदेव अरण्य कोलफील्ड, जिसकी अभी हमने अवस्थिति देखी थी, ये 1779.6 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिलों को कवर करता है। वन्य जीव संरक्षण की स्थिति देखें तो वन्य जीव संस्थान की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 9 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है, जो यहां पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी वे प्रजातियां हैं? हाथी, तेंदुआ, स्लोथ बियर, भारतीय ग्रे वुल्फ, हनी बेजर, चौसिंगा, भारतीय पेंगोलिन, जॉइंट स्क्विरल और रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सारी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल की गई है। अगर यहां पाई जाने वाली पशु और वनस्पतियों की प्रजातियों पर बात करें तो यहां 92 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग अध्ययनों में इन प्रजातियों की संख्या आपको अलग अलग मिलेगी। कई जगहों पर ये 82 प्रजातियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सामान्य तौर से हम एक आंकड़े के तौर पर जानने की कोशिश कर सकते हैं। 25 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, 16 प्रकार के सांप, 640 पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। अगर वानस्पतिक प्रजातियों की बात करें तो टोटल वानस्पतिक प्रजातियों की बात कई आंकड़ों के अंतर्गत 167 भी की जाती है, लेकिन यहां पर अगर हम पौधों की प्रजातियों की बात करें तो 640 प्रजातियां आती हैं।
128 औषधीय पौधे पाए जाते हैं। 40 प्रकार की लकड़ी देने वाली प्रजातियां यहां पर देखने को मिल जाएगी। हसदेव जंगल का महत्व, यहां हाथी और बाघ गलियारे के लिए भी जाना जाता है। ये क्षेत्र हाथियों के आवास और गलियारे के साथ साथ बाघों के लिए भी एक मार्ग के रूप में काम करता है। आप देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार से जैव विविधता के दृष्टिकोण से विशेष महत्व स्थापित होता है। साथ ही इसका खनन के लिए भी बेहद महत्व है, क्योंकि हसदेव अरंड कोलफील्ड क्षेत्र में 437.72 वर्ग किलोमीटर में 23 कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% बैठता है। कुछ ब्लॉक नीलाम भी किए गए हैं खनन क्षेत्र के लिए। 7 कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से पीईकेबी महत्वपूर्ण है और इसका परसा ईस्ट कांटा बेसन इसके नाम से इसको जाना जाता है। परसा, केंटे एक्सटेंशन, तारा, पाटुकिरिया, किडमुरी, छोटिया और मदनपुर दक्षिण इन ब्लॉकों में शामिल है। अगर हम कुछ ऐसे ब्लॉक्स की बात करें जिन्हें छोड़ दिया गया है और केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है, तो ये है तारा, पाटुगिरिया, गिडमुरी, मदनपुर दक्षिण ब्लॉकों को केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। कुछ का आवंटन राजस्थान सरकार को भी किया गया है, जैसे पीईकेबी के चरण 1 और चरण 2 परसा और केंटे एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक राजस्थान सरकार यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किए गए हैं, और इनका जो खनन अनुबंध है वो राजस्थान सरकार ने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को सौंप दिया है। अब यहां पर कोयला खनन का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना यह है कि खनन उनके गांव, जंगलों, आजीविका को नष्ट करेगा। पूरी तरह से उनकी जो आजीविका है वो खेतों पर और वनों पर निर्भर है। खासतौर से आदिवासियों द्वारा विरोध इसका बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, और यहाँ कुछ प्रमुख आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गोंड और उरांव महत्वपूर्ण आदिवासी जनजातियों के अलावा अन्य जनजातियां भी पाई जाती हैं, यहां पर मिलती हैं। तो उनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। उनका कहना यह है कि कई ग्रामीण सरकारी मुआवजे और पुनर्वास प्रस्ताव से बिल्कुल असंतुष्ट हैं, जो उन्हें वर्तमान से छोटे घरों में बसने की बात करते हैं। साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि इस तरह की कोल ब्लॉक के लिए जो पेड़ों की कटाई की जाती है, इस सारी प्रक्रिया में भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत ग्राम सभा से अनुमति लिए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया है, बल्कि इसमें फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। फर्जी ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और उसके माध्यम से अनुमति ली गई। जैसे सलही और हरिपुर ग्राम सभाओं की फर्जी प्रस्ताव दस्तावेजों का उपयोग परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए किया गया, और साथ ही गटबारा में भी चरण 2 के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए फर्जी ग्राम सभा आयोजित की गई। कार्यकर्ता इस बात की भी बात करते हैं कि परसा कोयला ब्लॉक को रद्द करने और 1995 वर्ग किलोमीटर के लेमरू रिजर्व फॉरेस्ट की सुरक्षा की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी इस पूरे मामले का विरोध कर रहा है, और वो कह रहा है कि इस तरह से कोयला ब्लॉक का आवंटन करना और उसके लिए पेड़ों की कटाई करना पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ग्राम सभाओं की इस तरह के मामलों में सहमति ली जाने की आवश्यकता है। इस आंदोलन को कई और संघर्ष समितियों का भी समर्थन मिल रहा है, जैसे हसदेव बचाओ संघर्ष समिति, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, सर्व आदिवासी समाज की युवा सेवा सेना, आदिवासी युवा छात्र संगठन सीपीआईएम और संयुक्त किसान मोर्चा का भी इस पूरे मामले में आदिवासियों को समर्थन है। वर्तमान में खनन की क्या स्थिति है? खनन की इस प्रकार से स्थिति है कि पीईकेबी के चरण 2 परसा और केंटे एक्सटेंशन के लिए खनन कार्य वहां पर चल रहा है। अगर हम वृक्षों की कटाई की बात करें, पेड़ों की कटाई की बात करें, तो 2022-23 में 43.630 हेक्टेयर भूमि पर 7,960 पेड़, और 2023-24 में लगभग 91 हेक्टेयर भूमि पर 12,631 पेड़ काटे गए थे। कुल कटाई आंकड़ों की बात करें तो पीईकेबी के लिए ही 2012 से अब तक आधिकारिक रूप से 96,042 पेड़ काटे गए हैं, जबकि कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह संख्या 1.5 लाख से भी अधिक है, और इसी के कारण बहुत बड़े स्तर पर आदिवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वन जो है वो उनकी आजीविका का, उनकी खेती का, उस अलग अलग तरह से औषधीय साधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परसा और केटे एक्सटेंशन की बात करें तो परसा कोल ब्लॉक के लिए 17 और 18 अक्टूबर को लगभग 5800 पेड़ काटे गए हाल ही में, और केटे एक्सटेंशन के लिए वृक्ष कटाई का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, और इसके कारण ये विरोध बेहद ज्यादा बढ़ गया है। हसदेव के एक बोर्ड से प्रकाशित आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2012 से लेकर के वर्ष 2024 तक अब तक कुल 11.65 लाख
पेड़ काटे गए हैं और इस पेड़ काटने का विरोध बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। सीधे तौर पर यहाँ के कई गांव इसकी जद में आते हैं जिनकी आजीविका पेड़ों पर निर्भर है और इसी के लिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, हसदेव जंगल को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ का फेफड़ा, मध्य प्रदेश का हीरा, भारत का हृदय या उत्तर प्रदेश का रत्न। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। एक बार फिर आपको दीपावली की बेहद बेहद शुभकामनाएं। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।